से कर लिया। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है आपकी आवाज। निमिष लाइव हो जाए तो बता देना। और लाइव लाइव नमस्कार किसान भाइयों, मैं सचिन बोंद्रिया आपका कृषक जगत किसान सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आप जैसा जानते हैं कि आज का जो हमारा विषय है कि पॉलीसल्फेट खाद उर्वरक का उपयोग टमाटर में। तो आज हमारे साथ में इजराइल केमिकल लिमिटेड, जो कि आईसीएल के नाम से इंडिया में जानी जाती है, उसके सीनियर एग्रोनॉमिस्ट, प्रिंसिपल एग्रोनॉमिस्ट डॉक्टर संजय नथानी जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। डॉक्टर नथानी जी का भी हम बड़े हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार नथानी जी, आपका स्वागत है। जैसा कि इजराइल केमिकल लिमिटेड एक इजराइल की उर्वरक कंपनी है, जिसके कुछ खाद जो हैं वो नेचुरल हैं, और जो हमारा विषय है टमाटर की खेती के ऊपर है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इजराइल में जो टमाटर का उत्पादन लिया जाता है करीब 125 टन प्रति एकड़ लिया जाता है, जबकि जो हमारा कृषि मंत्रालय भारत सरकार का जो डेटा है उसमें हिंदुस्तान के अंदर केवल हमारे किसान भाई 15 टन प्रति हेक्टर उत्पादन लेते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि 6 टन प्रति एकड़। और वहीं एक तरह से इजराइल में जो 125 टन उत्पादन लिया जाता है, उसमें काफी प्रैक्टिसेस होती हैं अलग अलग, जिनकी वजह से ये उत्पादन अपने अधिकतम उत्पादन लिया जाता है। पर आज हम यहाँ बात करेंगे उर्वरक के उपयोग के ऊपर। और पॉलीसल्फेट अपने आप में एक बड़ा मैजिकल खाद है, जिसकी चर्चा आज हम यहाँ करने वाले हैं। तो आप आज हमें नथानी जी बताएंगे कि किस किस परिस्थितियों में और स्टेज पर इस खाद का किस तरह से उपयोग किया जाता है, जिससे आपकी कितनी यील्ड बढ़ सकती है टमाटर की खेती में, वो जानकारी आज हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि नथानी जी अपना उद्बोधन शुरू करें। धन्यवाद सचिन जी। बहुत बहुत स्वागत सभी किसान भाइयों का, और सभी लोग, सभी श्रोतागण, दर्शकगण जो फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़ रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, पहले थोड़ी सी चर्चा इजराइल केमिकल्स के बारे में। इजराइल केमिकल्स, जैसा नाम बताता है, एक इजराइल की बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जो कि विश्व में पहले 6 फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आती है। और ये कमोडिटी फर्टिलाइजर जैसे डीएपी, एमओपी, स्पेशलिटी फर्टिलाइजर और स्पेशलिटी केमिकल्स का उत्पादन करती है। अगर हम मात्रा की बात करें तो हम करीब 50 लाख टन पोटेशियम का उत्पादन करते हैं, जो हमें विश्व में छठा और यूरोप में दूसरा स्थान देता है। वहीं फॉस्फेट की अगर बात करें तो हम करीब 30 लाख टन फॉस्फेट का उत्पादन करते हैं, और आधा मिलियन टन यानी 5 लाख टन फॉस्फोरिक एसिड का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा 20 लाख टन हम पीके ग्रेन्यूल्स, फॉस्फोरस और पोटाश की ग्रेनुलेटेड खादें बनाते हैं। ब्रोमाइड एक समुद्र से निकलने वाला केमिकल है, जिसमें हमारी हिस्सेदारी विश्व में 35% है, और हम नंबर 1 ब्रोमाइड प्रोड्यूसर है। और दुनिया में जितना भी मैग्नीशियम, ये एक धातु होती है, जितना भी मैग्नीशियम विश्व भर में उत्पादित होता है, उसका 9% इजराइल केमिकल्स बनाती है, जो इसे विश्व में द्वितीय स्थान देती है। कंपनी की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना 1920 से ये कंपनी डेड सी में पोटाश का खनन करती आ रही है। इसके बाद 1948 में जब इजराइल राज्य बना तो डेड सी वर्क्स के नाम से ये कंपनी काम करती थी। 1968 आते आते इसका राष्ट्रीयकरण हो गया, और ये इजराइल केमिकल्स लिमिटेड नाम से एक सरकारी कंपनी बन गई। 1992 आते आते ये 1992 अगर आप ध्यान करेंगे तो ये जीएलपी का दौर था, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन
और प्राइवेटाइजेशन, यानी वैश्वीकरण, उदारीकरण और प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। तो ये वो दौर था और इस दौरान फिर से इजराइल केमिकल्स लिमिटेड सरकारी से एक निजी कंपनी हो गई। और निजी कंपनी होते ही इसने बहुत तेजी से अपना विस्तार किया। 2001 से 2012 के बीच में इसने आइबर पोटाश स्पेन में स्थित है उसको खरीदा, और सुप्रेस्टा करके एक यूएस की कंपनी थी, अमेरिका की कंपनी थी, उसे भी खरीद लिया। और उसके बाद 2018 में पोटाश कॉर्प को खरीद लिया। तो इस प्रकार से इसने पोटाश के जगत में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया है। हमारे पास दो प्राकृतिक स्रोत हैं जहां से हम कच्चा माल लेते हैं। एक नगेव डेजर्ट जहां से हमारे को फॉस्फेटिक मिलता है, और दूसरा डेड सी जहां से हम पोटाशिक फर्टिलाइजर का खनन करते हैं। अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 3 तरह की खादें आती हैं। एक जो दानेदार बुआई के वक्त डालने वाली, जिसमें पॉलीसल्फेट नाम की खाद आती है। इसके अलावा कंट्रोल रिलीज फर्टिलाइजर आते हैं। कंट्रोल रिलीज फर्टिलाइजर एक बार अगर आपने डाल दिया तो ये 3 से 18 महीने तक काम करने की क्षमता रखते हैं। दूसरा जो है वो है पानी में घुलनशील उर्वरक, जो फर्टिगेशन के लिए उपयुक्त होते हैं। जहां ड्रिप सिंचाई पद्धति है वहां इसका प्रयोग किया जाता है। और तीसरे जो है वो छिड़काव द्वारा दिए जाने वाले उर्वरक है, जो न्यूट्रीवॉन्ट सीरीज के नाम से आते हैं। दोस्तों, हम अगर आप इस स्लाइड को देखेंगे तो आप देखेंगे कि इजराइल केमिकल्स लिमिटेड पूरे विश्व में काम कर रही है। यूरोप में इसकी प्रमुख रूप से यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया में इसका विशेष महत्व है। इसके बाद हम बात करेंगे अगर कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस की। इसके जो 5 मुख्य ताकत हैं या स्ट्रेंथ है, वो है कि इसे 100 साल का अनुभव है। पूरी दुनिया में इसकी उपस्थिति है। वो नेचुरल रिसोर्सेस जो मैंने बताए, डेड सी और नगेव डेजर्ट, वो है। बहुत स्ट्रॉन्ग R&D डेवलपमेंट है, और 12,000 वर्कर और 500 एग्रोनॉमिस्ट इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये आपको एक विशिष्ट प्रकार की ताकत देता है। अब कुछ बात करते हैं भारत में पोषक तत्वों और उनकी कमी के बारे में। यहाँ मैं नाइट्रोजन के बारे में बात नहीं करूंगा, फास्फोरस, NPK के बारे में बात नहीं करूंगा। यहाँ बात करूंगा मैं द्वितीयक पोषक तत्वों के बारे में, और इसमें सबसे पहला आता है सल्फर। तो जैसा आप जानते हैं, पौधे जो हैं वो सल्फर को सल्फेट फॉर्म में लेते हैं, और ये बहुत जरूरी पोषक तत्व है। ये अमीनो एसिड के संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में, जो दलहनी तिलहनी फसलें होती हैं, दलहनी फसलों में जो रूट में नोड्यूल्स बनते हैं, जो गांठें बनती हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, उसके लिए बहुत आवश्यक है। इसके अलावा ऑयल सीड, तिलहनी फसलों की अगर मैं बात करूं तो उन्हें भी भारी मात्रा में सल्फर की, गंधक की आवश्यकता होती है। और जहां जमीन हल्की है वहां सल्फर की उपलब्धता प्रायः कम देखी जाती है। अगर आप देखें तो ये मानचित्र में अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश का जो इलाका है, वहां 40 से 50% नमूनों में गंधक की कमी पाई गई, सल्फर की डेफिशिएंसी पाई। तो आप लोगों के लिए सल्फर जो है बहुत क्रिटिकल हो जाता है कि आप सल्फर का प्रयोग करें। दूसरा जो पोषक तत्व है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो ये क्लोरोफिल का एक घटक है। बगैर मैग्नीशियम के क्लोरोफिल नहीं बन सकता, और क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इसके अलावा सेल डिवीजन, प्रोटीन फॉर्मेशन, फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म, इन सब में मैग्नीशियम की अहम भूमिका रहती है।
किंतु मैग्नीशियम जो है पानी में अत्यधिक घुलनशील है और ये बड़ी आसानी से लीच आउट हो जाता है, बह जाता है, और पौधों में प्रायः इसकी कमी देखी जाती है। कहीं भी साइड आप इसकी कमी के लक्षण देख रहे हैं, कपास की पत्ती पे और सोयाबीन की पत्ती पे आप गंधक की कमी के लक्षण देख रहे हैं। तीसरी चीज जो है वो है कैल्शियम। कैल्शियम की अगर मैं बात करूं तो ये जो कोशिका भित्ति होती है उसके लिए बहुत ही आवश्यक होता है। कैल्शियम जो है वो अन्य पोषक तत्वों का भी अवशोषण बेहतर करता है, एंजाइम सिस्टम को ये एक्टिवेट करता है, नाइट्रेट नाइट्रोजन को प्रोटीन में कन्वर्ट करने में सहायता करता है, और क्योंकि इससे कोशिका भित्ति सेल वॉल मजबूत हो जाती है तो ये एक तरह की रोग रोधक क्षमता देता है। इसके अलावा ये आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाता है और शेल्फ लाइफ भंडारण क्षमता को भी बढ़ाता है। दाहिनी साइड में जो चित्र है इसमें आप टमाटर में कैल्शियम की कमी के लक्षण देख रहे हैं। इसे हम ब्लॉसम एंड रॉट कहते हैं। ब्लॉसम एंड रॉट जो है वो अगर आप देखेंगे तो ये फूल वाली साइड जो होती है, डंठल की अपोजिट साइड, फूल वाली साइड जो होती है वहां पे से फल जो है वो सड़ने लगता है। अब इन तीनों पोषक तत्वों के लिए पहले आपको 3 तरह की खाद डालनी पड़ती थी। आप कैल्शियम नाइट्रेट डालते थे, मैग्नीशियम सल्फेट डालते थे, और सल्फर के लिए बेंटोनाइट सल्फर डालते थे। अब समस्या क्या है, बेंटोनाइट सल्फर जो है तुरंत सल्फर नहीं देता, उसमें एलिमेंटल सल्फर होता है, जैसे सल्फेट में कन्वर्ट होने में 15-20 दिन लग जाते हैं। वहीं अगर मैग्नीशियम नाइट्रेट की बात करूं तो मैग्नीशियम नाइट्रेट या मैग्नीशियम सल्फेट बड़ी तेजी से लीच आउट हो जाते हैं, इसका ध्यान रखना होता है। और अगर कैल्शियम की बात करें तो आप कैल्शियम नाइट्रेट डालते हैं, लेकिन कैल्शियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम अगर आप साथ डाल रहे हैं तो कैल्शियम सल्फेट बनके कैल्शियम प्रेसिपिटेट हो जाता है, जम जाता है ये, और पौधों को उपलब्ध नहीं होता। तो समाधान क्या है? समाधान है पॉलीसल्फेट। पॉलीसल्फेट एक ऐसी अनोखी खाद है जिसमें सल्फर, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम चारों पोषक तत्व उपलब्ध है। सल्फर की मात्रा 18.5% है, उसके बाद कैल्शियम 16.5%, फिर पोटेशियम 13.5% और मैग्नीशियम 5.5% है। इसका खनन हम इंग्लैंड में स्थित गोल्बी माइंस से करते हैं, जहां पॉलीसल्फेट को हम जमीन से करीब 1.25 किलोमीटर की गहराई से निकालकर क्रश करके बेचते हैं। और ये वही चित्र द्वारा दिखाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ये पॉलीसल्फेट की चट्टान का एक टुकड़ा है, और इसका जो अणु सूत्र है वो K2CA2 MgSO4 होल 4 और 2 मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ये एकल क्रिस्टल संरचना है, सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, यानी आप कहीं से भी कोई भी हिस्सा अगर पॉलीसल्फेट का लेंगे उसमें पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर की मात्रा बराबर ही होगी। ये इसकी संरचना बाईं तरफ दर्शाई गई है। ये विभिन्न पोषक तत्वों का पौधों में महत्व है, जिसके बारे में मैं पहले चर्चा कर चुका हूं, तो इस पे मैं अभी ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। अब बात करेंगे कुछ कार्बन फुटप्रिंट की। दोस्तों आपने देखा होगा कि पहले जब गाड़ियां आती थी तो कोई पॉल्यूशन सर्टिफिकेट वगैरह नहीं चाहिए होता था, लेकिन आज सरकार पॉल्यूशन सर्टिफिकेट मांग रही है। सरकार कह रही है कि BS 4, 5, 6 मानक वाली गाड़ियां ही अभी सड़क पे चलेंगी, उससे पुरानी गाड़ियां जो हैं BS 2, BS 3 उन्हें
सड़क से हटा दिया गया है। इसी प्रकार जो है फर्टिलाइजर के लिए भी मानक स्थापित किए जा रहे हैं, और इनमें से एक मानक है कार्बन फुटप्रिंट, कि आप 1 किलो खाद बनाने में कितना कार्बन उत्सर्जन कर रहे हो। जितना कम कार्बन उत्सर्जन होगा उस खाद को उतना बढ़िया माना जाएगा। और अब अगर मैं बात करूं तो अमोनियम नाइट्रेट जो है, 1 किलो अमोनियम नाइट्रेट के लिए 1.25 किलो कार्बन का उत्सर्जन होता है। वहीं यूरिया में 1 किलो यूरिया के लिए 1 किलो ही कार्बन उत्सर्जन होता है। लेकिन अगर पॉलीसल्फेट की बात करूं तो 1 किलो पॉलीसल्फेट के लिए महज 34 ग्राम कार्बन उत्सर्जन होता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि पॉलीसल्फेट जो है एक बहुत ही छोटे कार्बन फुटप्रिंट वाली खाद है, यानी बहुत कम प्रदूषण करती है। पॉलीसल्फेट जैसे मैंने बताया, हम एक चट्टान है जिसे हम खोद कर पीस कर आपको दे रहे हैं, और ये पूरी तरह से प्राकृतिक है। और पूरी तरह से प्राकृतिक होने के नाते इसे इकोसर्ट, कंट्रोल यूनियन, ओमरी जैसी संस्थाओं द्वारा ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रमाणित किया गया है। पॉलीसल्फेट जो है एक बहुत ही सेफ खाद है। किसी भी खाद के लिए 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक, उसका पीएच कितना है। तो पॉलीसल्फेट का जो पीएच है वो नियर न्यूट्रल है, लगभग न्यूट्रल पीएच है। और पॉलीसल्फेट की जो लवणता है, दूसरी चीज जो होती है वो लवणता होती है। तो पॉलीसल्फेट की लवणता जो है वो महज 32 है, जबकि एमओपी की लवणता जो है वो 116 के करीब है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि पॉलीसल्फेट जो है वो एमओपी की तुलना में 4 गुना सुरक्षित है। ये क्लोराइड फ्री खाद है। तो अगर आप साल दर साल पॉलीसल्फेट का प्रयोग कर रहे हैं, साल दर साल पॉलीसल्फेट का प्रयोग कर रहे हैं, तो भी आपकी फसल पर या आपकी जमीन पर कोई भी विपरीत असर नहीं होगा, कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। पॉलीसल्फेट बहुत ही सुरक्षित खाद है। अब सवाल उठता है कि इतनी सारी खादें पॉलीसल्फेट की, तो अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो बाईं तरफ को जो है अवशोषण दर्शाया गया, और बाएं से दाईं तरफ जो है ये पॉलीसल्फेट और एमओपी द्वारा कितना कितना पौधे ने लिया वो दिखाया गया है। तो पॉलीसल्फेट ने से जब हम खाद देते हैं तो लगभग 60% पोषक तत्व अवशोषित होते हैं। वहीं जब हम ये एमओपी के थ्रू देते हैं तो ये महज 45% अवशोषित होते हैं। अब बची हुई खाद का क्या होता है? तो अगर पॉलीसल्फेट की बात करें तो 30% खाद जो है अगली फसल के लिए जमीन में बनी रहती है। वहीं एमओपी एसओपी में महज 10% बनी रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करें लीचिंग लॉसेस की, तो पॉलीसल्फेट में महज 10% लीचिंग लॉस होते हैं, जबकि इसमें 45% लीचिंग लॉसेस हो जाते हैं। अब सचिन जी ने मेरे से कहा था थोड़ी सी बात मैं न्यूट्रिशन इन टोमेटो की करूं। तो दोस्तों, टमाटर में जो है वो क्या कहते हैं, एप्लीकेशन रेट कैसे करना है या एप्लीकेशन कैसे करनी है, वो यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश की है। तो प्लांटिंग के समय आपको 30 हिस्सा यूरिया, 70% फॉस्फेट और 50% पोटाश दे देना है। उसके बाद लगभग 10% जो है आपने रोपाई से पहला फूल आने तक
10% नाइट्रोजन देनी है और लगभग 8% नाइट्रोजन जो है वो आपने 8% नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश पहले फूल आने से फ्रूट सेटिंग तक, पहला फल लगने तक आपने 8% नाइट्रोजन, 8% पोटाश और 8% फास्फोरस दे देना है। और यही क्रम आपका पहला फ्लश कंप्लीट होने तक चलेगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा। नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ के 18% हो जाएगी, 6% के करीब फास्फोरस रहेगा और 13.5% या 14% जो है पोटाश हो जाएगा। और फिर जब आपकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी तो आपको करीब 25% नाइट्रोजन, 8% के करीब फास्फोरस और 21% के करीब पोटाश देना होगा। तो ये संक्षेप में न्यूट्रिशन पार्टीशनिंग है टमाटर की फसल। यहाँ पर एक चीज जो गौरतलब है वो ये है कि आप लोगों के लिए ये न्यूट्रिशन पार्टीशनिंग बहुत जटिल आपको लगेगी और आमतौर पे किसान बंधु जो हैं इसे नहीं कर पाते। आपकी इस समस्या को हल करने के लिए ICL टोमेटो के लिए स्पेशल ग्रेड ला रही है। ये 3 तरह की ग्रेड होगी। पहली ग्रेड जो होगी वो पहले 2 चरणों के लिए होगी और दूसरी ग्रेड जो है वो दूसरे, तीसरे और चौथे चरण के लिए होगी और जो तीसरी ग्रेड है वो जब फल लग के तोड़ाई चालू हो जाएगी उस समय के लिए होगी। तो बहुत जल्दी हम ये टमाटर के 3 ग्रेड आपके सामने लेके आने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस प्रेजेंटेशन को विराम देता हूं और चाहूंगा यदि कोई प्रश्न है तो आप हमसे कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये जो आपने फर्टिगेशन चार्ट दिया है ये थ्रू ड्रिप इरिगेशन के ही लिए है या ये ड्रिप बेस्ड है। ड्रिप इरिगेशन। हमारे कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जो ड्रिप अगर यूज नहीं करते हो तो उस परिस्थिति में कैसे उर्वरकों का प्रयोग किया जा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। इसके लिए हम एक काम करते हैं कि हमारा एक प्रोडक्ट आता है 12-6-22। तो ये जो 12-6-22 प्लस 12 कैल्शियम ऑक्साइड है, यदि आप इसे फर्स्ट फ्रूट सेटिंग से देना शुरू कर देते हैं और साथ में 8-0-47 देते हैं तो ऐसे भी आप अपने टमाटर की फसल का पोषण कर सकते हैं। और टमाटर जो है एक कैल्शियम लविंग क्रॉप है, तो इसके लिए मैं ये सलाह दूंगा आप लोगों को कि आप पॉलीसल्फेट का जो प्रयोग है टमाटर में वो अवश्य करें और कम से कम 100 किलो पॉलीसल्फेट प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें। फॉलियर स्प्रे में भी इसका उपयोग नहीं, पॉलीसल्फेट का फोलियर स्प्रे में प्रयोग नहीं हो सकता। फोलियर स्प्रे अगर आप नहीं है, आपने बताया था। सॉरी, सॉल्युबिलिटी की बात है इसमें। हाँ, सॉल्युबिलिटी नहीं बनती, इसलिए हम पॉलीसल्फेट का वो नहीं देते हैं, पॉलीसल्फेट की सिफारिश नहीं करते। पर हाँ, हमारे पास बहुत सारे ग्रेड हैं न्यूट्रीबॉन्ड सीरीज के। तो जब जैसे ही आप पौध की रोपाई करते हैं 3 दिन के बाद आप स्टार्टर का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे स्थापना अच्छी होगी पौधे की। उसके बाद आप बूस्टर का प्रयोग कर सकते हैं जिससे बहुत तेजी से बढ़वार होगी। और उसके बाद आप फ्रूट वॉन्ट का प्रयोग कर सकते हैं जो फ्रूट डेवलपमेंट में सहायता करेगा। तो यदि आप ये 3 स्प्रे जैसे बताए हुए स्टेजेस पे कर रहे हैं, एक करीब रोपाई के हफ्ता भर बाद, दूसरा रोपाई के 21 दिन पे और तीसरा जो है फल आने पे कर रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं चाहूंगा कि हमारे अगर किसान भाई कुछ प्रश्न करना चाहें
तो अपना जूम सॉफ्टवेयर में रेज हैंड करके एक ऑप्शन आता है, उस पर आप क्लिक कर दें, मैं आपको आमंत्रित करूंगा, आप हमारी आवाज सुन सकते हैं। ये यस हमारे और जो किसान भाई हमारे फेसबुक लाइव पर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में भी अपना प्रश्न कर सकते हैं, तो जिसका हम जवाब जो है नथानी जी से लेंगे। ये पाल जी हैं हमारे बीच में। पाल जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार पाल जी, स्वागत है आपका। आप अपना परिचय दें पहले और फिर आप अपना प्रश्न करें। सर, मेरा नाम वीएस पाल है और मैं भी फार्मिंग करता हूँ जी और कुछ किसानों को सलाह भी देता हूँ। तो सर, मेरा ये क्वेश्चन था सर, जो फर्टिगेशन है जो आपने रिकमेंड किया है सर, तो क्या हम यील्ड के हिसाब से भी कुछ कर सकते हैं कि एक सिमिलर रखें? हाँ, देखिए, खाद देने के दो तरीके होते हैं। एक क्षेत्रफल के हिसाब से, जो आमतौर पे हम प्रयोग करते हैं, कितने एकड़ में प्रोडक्ट है और कितने एरिया में फसल है और कितना हमने प्रोडक्ट को प्रयोग करना है। तो ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका जो होता है वो होता है कि हम कितनी पैदावार लेना चाहते हैं और जी उस पैदावार के हिसाब से, प्रति टन पैदावार के हिसाब से हम खाद की सिफारिश करते हैं। जी तो टमाटर की प्रति टन मेरे को इस समय ठीक से याद नहीं है कि कितनी डोज होनी चाहिए, पर नॉर्मली जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था, तो डिपेंड करता है कि आपका टमाटर हाइब्रिड है या देसी है। उसे देखते हुए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की लोगों ने अलग अलग रिकमेंडेशन की है। और अगर मैं जनरल तौर पे कहूँ तो करीब टोटल जो आता है वो 100, 100, मतलब 120, 60, 150 के करीब चलता है टमाटर में एनपीके का रेशियो। जी डॉक्टर साहब, क्योंकि जैसा कि मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पर कुछ किसान भाई हमारे 10 से 15 टन लेते हैं मिनिमम उत्पादन प्रति एकड़, और कुछ किसान ऐसे भी हैं जो 60 टन और 75 टन तक लेते हैं ओपन फील्ड में। वो पूरा स्टैकिंग करते हैं, ड्रिप इरिगेशन के मार्फत पूरा फर्टिगेशन भी देते हैं, तो काफी वेरिएशन है प्रोडक्शन में। तो किसान, मतलब आप क्या सलाह देते हैं? जैसा पाल जी पूछ रहे हैं, मैं उनका प्रश्न समझ पा रहा हूँ कि वेरिएशन बहुत है, तो कैसे किसान अपना अनुभव ले और उसकी खाद की मात्रा कम ज्यादा करे? देखिए, इसमें एक चीज जो कहनी है कि और वैरायटी पे भी डिपेंड करता है, हाँ, हाइब्रिड में भी। आपने वो बात कह दी कि देसी और हाइब्रिड, अल्पकालिक और दीर्घकालिक, लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी और शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी, इन सब चीजों का असर आता है। अब आप अगर शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी ले रहे हैं तो आपका प्रोडक्शन लगभग 40-45 टन प्रति हेक्टेयर आएगा, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी ले रहे हैं तो वो बढ़ के लगभग 75 टन प्रति हेक्टेयर हो जाता है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पाल जी, थैंक यू आपका सर। भी धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी पाल जी, वैसे आप हैं कहाँ से, मतलब मध्य प्रदेश से हैं या? मैं सर मध्य प्रदेश से इंदौर में है सर मैं। जी और सर, मैं फार्मर्स को कंसल्टेंसी देता हूँ हाईटेक फार्मिंग में। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। नीरज व्यास जी, आप सुन पा रहे हो तो आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। सर, गुड इवनिंग सर। जी गुड गुड इवनिंग। मैं नीरज व्यास, आईसीएल फील्ड एग्रोनॉमिस्ट, कवर्धा, छत्तीसगढ़। हाँ नीरज बोलो। सर, मेरा क्वेश्चन है सर, कर्लिंग जो आती है टमाटर के बहुत पत्तों बढ़िया। में, हाँ
तो ये समस्या बहुत ज्यादा है, चाहे वो गर्मी की फसल हो चाहे अभी की हो। हाँ, तो इसका ट्रीटमेंट देखो हमारे को और समझना, कारण। हाँ हमारे को समझना होगा ये समस्या क्यों आती है। जी तो पहली चीज जो है वो ये है कि ये एक वायरल डिजीज है, विषाणु जी सर। द्वारा फैलाई जाने वाली प्रॉब्लम है। तो जी इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो रोग मुक्त पौध का प्रयोग करना होगा, नंबर 1। नंबर 2, जी आपने क्या करना है कि क्या कहते हैं, अपने खेत में जी वेक्टर कंट्रोल करना है, क्योंकि ये वायरस वायरस चल फिर नहीं सकता। वायरस जो है किसी माध्यम से आता है, और इसका जो सबसे बड़ा वेक्टर है, सबसे कॉमन चीज जो इसे फैलाती है वो है सफेद मक्खी। ओके, और व्हाइट फ्लाई। व्हाइट फ्लाई, बिल्कुल। जी और सफेद मक्खी या व्हाइट फ्लाई के नियंत्रण के लिए सबसे कारगर जो प्रोडक्ट है आज की तारीख में, वो है जी आपका एसिटिमाप्रेट। ओके, तो अच्छा सर। आप पहली चीज ये है कि आप एसिटामिप्रेट का प्रयोग करवाएं, ठीक है। जी जी दूसरा सर। क्या है, दूसरा इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है कि आप एसिटामिप्रेट के अलावा इसका दूसरा जो सोर्स है वो है तंबाकू। तो जो लोग बीड़ी पीते हैं, सुरती खाते हैं, खैनी खाते हैं, वो जी लोग अगर रोपाई कर रहे हैं जी तो ये बीमारी आएगी ही आएगी। तो आपको क्या करना है कि जो खेत में काम कर रहे हैं उनको हाथ धुलवा के, सैनिटाइज करवा के, बगैर बीड़ी बगैर तंबाकू के खेत में अंदर आने देना है। क्योंकि अगर वो बीड़ी पी रहे हैं तो क्या है कि तंबाकू के अंदर इसका वायरस रहता है। तंबाकू में जब ये वायरस आता है तो लोगों को कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि उन्हें तो पत्ते बेचने हैं। अगर पत्ते मोटे हो गए, कड़क हो गए, तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जी लेकिन जी टमाटर में इसका फर्क पड़ता है। तीसरी चीज जो है वो है, जैसे ही आपको 4-6 पौधे रोगग्रस्त दिखे, आप उन्हें निकाल दीजिए, उन्हें रखिए मत। क्योंकि अगर जी आप सर। उसे रखेंगे तो वो और पौधों को रोगग्रस्त करेगा, ठीक है। तो आपको उन पौधों को तुरंत अपने उनका उन्हें नष्ट कर देना है, निकाल के नष्ट कर देना है, ठीक सर। ठीक है। तो ये है। और कोई सवाल? सर नहीं सर। एक्चुअली सर, जैसे डिसीज नहीं रहती हैं, कोई इंसेक्ट नहीं रहते हैं सर, फिर भी कर्लिंग आती है और नए पत्तों में भी आती है सर। बेटा वो या तो आपने जो पौध उठाई है वो सही नहीं है, ठीक है, जी और या जी सर। फिर वो आप टेस्ट को देख नहीं पा रहे हो। क्योंकि सफेद मक्खी को जब आप देखते हो तब तक उसकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुकी होती है। जी जब वो जी कम होती है तो वो इतनी छोटी होती है कि एकाएक लोग, ट्रेंड लोग भी उसे देख पाए, ये बहुत ज्यादा संभव नहीं होता। ओके, जी सर। जी सर, ऐसा क्या है कि सर एक बार अगर ये आ जाता है ना, तो फिर वो अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो फसल खत्म कर देता है फिर सीधा है। एग्जैक्टली, इसीलिए इसीलिए मैंने कहा कि आपको जो भी पौधा रोगग्रस्त लगता है आप उसे तुरंत जी नष्ट कर दें, अच्छा सर। ठीक है। थैंक यू सर। ओके। सचिन सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सचिन सर आपकी आवाज म्यूट है। जी सॉरी। अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ सर। जी।
डॉक्टर साहब, ये प्रशांत बाबले जी पूछ रहे हैं सोयाबीन क्रॉप के लिए। तो मेरा प्रशांत जी आपसे यही कहना है कि ये फेसबुक लाइव से पूछ रहे हैं कि सोयाबीन के लिए अभी 4 दिन 6 दिन पहले ही हमने नथानी जी के साथ एक सेशन किया था, पॉलीसल्फेट का सोयाबीन फसल में उपयोग। तो आप वो देख सकते हैं कृषक जगत की फेसबुक लाइव पे। और ये पंडित शर्मा जी भी आपको नमस्ते बोल रहे हैं, और विपिन बर्वे जी हैं, ये 75 टन प्रोडक्शन के लिए क्या प्लान है, ऐसा पूछ रहे हैं। शायद फर्टिगेशन प्लान की ही बात कर रहे हैं। ओके, इसके लिए मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें, या हमारी जो फेसबुक पेज है हमारा, उस पे आप अपना प्रश्न डाल सकते हैं। आपको हम डिटेल्ड शेड्यूल टमाटर का बना के दे सकते हैं, और आप इसके ऊपर मतलब वहां से विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि वो हर उत्पादन में अंतर है। हाँ, तो कोई आप नंबर दे दें आपका, जो यहाँ पर व्यापारी ये विक्रय प्रतिनिधि जो भी हैं आपके, व्हाट्सएप नंबर, कोई हेल्पलाइन नंबर हो। ये कहाँ से बोल रहे हैं? ये विपिन बर्वे जी सनावत से हैं, खरगोन जिले से। खरगोन। जी तो मैं आपको मध्य प्रदेश के जो हमारे इंचार्ज हैं श्री विजय मिश्रा जी, उनका नंबर दे देता हूँ। जी ओके, तो मैं क्या करूँ, टाइप करूँ या बोलूँ? आप बोल दें तो वो फेसबुक लाइव पे भी रिकॉर्ड रहेगा, हमारे साथी देख सकते हैं, उससे बाद में भी सुन सकते हैं। ओके, तो विजय मिश्रा जी का जो नंबर है वो है 9893040775, 9893040775। इस मध्य प्रदेश के जो हमारे किसान भाई हैं वो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। जी चलिए, धन्यवाद। ये बर्वे जी का ही एक और प्रश्न आया है कि विंटर कर्लिंग के लिए पॉलीसल्फेट के क्या फायदे हैं। देखिए, एक ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया इन्होंने कि जो कर्लिंग है, जैसे मैंने बताया, वायरल डिजीज होती है। जब आप पॉलीसल्फेट प्रयोग करते हैं तो आपकी जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, वो काफी सख्त हो जाती है, काफी मजबूत हो जाती है, और उसे भेदना सरल नहीं होता कीटों के लिए। और ऐसी स्थिति में जो है, देखिए, हम लोगों के पास जो इम्यूनिटी होती है, हम लोगों के पास जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो रक्त के माध्यम से आती है। रक्त में जो सफेद कोशिकाएं होती है उनसे आती है। लेकिन पौधों में जो इम्यूनिटी आती है वो स्ट्रक्चरल इम्यूनिटी होती है। उनकी कोशिका भित्ति कितनी, सेल वॉल कितनी मोटी है, इससे आती है। और अगर आप पॉलीसल्फेट दे रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से एक थिक सेल वॉल मिलेगी, जो आपके पौधे की विभिन्न रोग व्याधियों से रक्षा करेगी। जी ये ठीक, धन्यवाद। वीवो से प्रश्न करना चाहते हैं आप, मेरी आवाज सुन रहे हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं, जूम पे हैं। चलिए, आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, शायद इनकी आवाज हमें नहीं आ रही है। और कोई जी प्रश्न सर, हो नमस्कार। तो जी बताइए साहब, आपका परिचय दे दें। जी, मैं खरगोन एमपी से प्रीतेश। जी रितेश जी, खरगोन में, मध्य प्रदेश खरगोन से हैं। कहाँ से हैं खरगोन जिले से? खरगोन बरूड़। अच्छा जी, बरूड़ से। जी बताइए रितेश जी। जी, ये कब खाद मिल जाएगी सर? ये जो मैंने विजय मिश्रा जी का नंबर दिया, उस पे आप बात करें, आपको वो बता देंगे कहाँ से मिल सकती है। ठीक है? ठीक है। चलिए, तो साथियों, मैं समझता हूं कि अभी व्यस्तता आप लोगों की है, शायद इस समय खेतों पर आपका ही ज्यादा समय गुजर रहा होगा। इस समय बहुत पीक टाइम है खरीफ की फसलों के लिए, टमाटर की फसल के लिए। और मध्य प्रदेश में पानी भी बहुत अच्छा आ गया है। मतलब आप चाहें तो, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, कि लंबे समय तक ये टमाटर की फसल ले सकते हैं इन उर्वरकों का उपयोग करके। और साथ ही ये जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, ये हमारा फेसबुक लाइव पर भी
रिकॉर्डेड रहेगा। जैसा कि डॉक्टर साहब ने जो फर्टिगेशन का जो चार्ट दिखाया था, शायद उसकी आपको आवश्यकता बाद में पड़ सकती है। तो मैं आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस सेशन में जुड़ने के लिए। कृषक जगत के किसान सत्र में आगे भी हम इस तरह के कुछ ना कुछ नई जानकारी के लिए आपके लिए कुछ ना कुछ सत्र लेकर आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही नथानी जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि गुड़गांव से आज हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने कुछ हमें जो टिप्स दी हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सचिन जी। जी नमस्कार।